Okay, welcome to all of you. This is Gursharan Singh from ITA Pusa, Delhi, and today I'm going to discuss about preventive maintenance. That is the part of Module 4 of Fitter Trade, second year student, and you have already learned about the preventive maintenance. इसको अब हम हिंदी में चले क्लास जैसे मुझे कहा गया कि हिंदी में लेनी है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में आप पहले भी मेंटेनेंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार की मेंटेनेंस बताई गई जिनमें से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक उसका पार्ट है। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे गेयर्स हैं वो गेयर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट गियर जो हम देख रहे हैं इस पिक के अंदर, हमें पैरेलल एक्सिस के अंदर अगर पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो हम स्पर गियर का इस्तेमाल करते हैं। स्पर गियर जो कि पावर को पैरेलल शाफ्ट्स में ट्रांसमिट करता है, जैसा कि आपको लेफ्ट साइड की ड्राइंग में दिख रहा है। इसके अंदर जो एक्सिस है दोनों शाफ्ट्स की वो सेम रहती है। इसका एक जो मुख्य एग्जांपल जो आपको दिख जाता है दैट इज लेथ गियर बॉक्स। लेथ गियर बॉक्स में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज रैक एंड पिनियन। जो हमारा गेयर्स है मोस्टली हम देखते हैं उसका जो मूवमेंट होती है सर्कुलर मोशन में वो काम करता है। और वो जो सर्कुलर मोशन है अगर उसको हमने लीनियर मोशन अर्थात एक रेखा में मोशन को देना है या वाइस वर्सा या इससे अपोजिट करना है तो हम जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं गियर के अंदर दैट इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन में हम क्या है कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जांपल अगर आप देखो तो जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के जब आप जो उसका कैरिज है, कैरिज के व्हील को जब आगे पीछे करते हैं तो पूरी कैरिज आपकी आगे पीछे लेफ्ट या राइट जाती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें रैक एंड पिनियन प्रयोग में लाया जाता है। उसके अंदर एक अन्य एग्जांपल अगर आप देखें डायल टेस्ट इंडिकेटर का एग्जांपल है। जो हम डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है आप रैक एंड पिनियन अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है तो रैक एंड पिनियन के सिस्टम से ही काम करता है। द नेक्स्ट वन इज बेवल गियर। तो बेवल गियर के अंदर अगर हम देखें तो पावर को जब आपने किसी एंगल पे ट्रांसमिट करना है, मोस्टली हम 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल इसके फेसिस पर आप बेवल के ऊपर गियर कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, जिसकी मदद से हम पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं। और 90 डिग्री पे मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है, बट एज पर यूज़ हम इस एंगल्स को चेंज करके अपनी जो पावर ट्रांसमिट का एंगल है उसको बदल सकते हैं। तो अर्थात अगर इन दोनों को हम देखें तो ये जो दोनों शाफ्ट इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के ऊपर ये काम में लाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज वार्म गियर। वार्म गियर एक पेयर की तरह यूज़ होता है जिसको कि हम देखते हैं कि जो आपका डिवाइडिंग हेड है, डिवाइडिंग हेड में इसका प्रयोग होता है। और इसके अंदर आप देखें तो एक असेंबली होती है, इसको मैं आगे भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा विद पिक्चर्स। असेंबली के अंदर यूज़ होता है। अब जो ऊपर आपका आपने गियर देखा दैट इज बेवल गियर। बेवल गियर में भी आप 90 डिग्री में पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो आपका वार्म गियर का जो है उसके अंदर भी आप 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट करते हैं। बट डिफरेंस इज अगर आप कोई कम्पैक्ट आपका कोई कम्पैक्ट इक्विपमेंट है तो उसके अंदर आप वार्म गियर का प्रयोग करके उसकी पावर को ट्रांसमिट करते हैं 90 डिग्री पे। तो दिस वन इज द असेंबली पार्ट। अगर हम इसको देखें तो हमारा जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो एक बिल्कुल असेंबली है जिसके अंदर दो शाफ्ट हैं। वो दो शाफ्ट अंदर से देखेंगे तो अंदर से वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर इनको ड्राइव किया जाएगा तो ये दोनों शाफ्ट 90 डिग्री पे आपस में घूमेंगी। इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको वार्म एंड वार्म गियर दिख रहा है जिसकी वजह से आप जब एक शाफ्ट घूमती है तो दूसरी शाफ्ट उसके 90 डिग्री पे घूमती है। तो इसको हम देख करके ये पता लगा रहे हैं, पता चल पा रहा है हमें कि किस तरह से इसके एक हाउसिंग के अंदर ही एक कम्पैक्ट इक्विपमेंट के अंदर ही हमने उसको यूज़ करके पावर को 90 डिग्री के ऊपर ट्रांसमिट किया हुआ है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें कई प्रकार के
हम तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कीवे है, हम कीवे का प्रयोग कर सकते हैं, सेट स्क्रू का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल बोर का प्रयोग कर सकते हैं एंड स्प्लिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनका प्रयोग करना कैसे है? अगर कीवे का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब वह वहाँ पर हमें की का भी प्रावधान करना पड़ेगा। तो की का प्रावधान करके हम पावर को ट्रांसमिट करके ईजिली उसको कनेक्ट कर सकते हैं शाफ्ट के साथ। सेट स्क्रू की मदद से करना है तो सेट स्क्रू से आपको स्क्रूइंग के लिए थ्रेड काटनी पड़ेगी और उस थ्रेड में आप स्क्रूइंग ये स्क्रू डाल करके आप उसको एलन की मदद से टाइट करके उसको ग्रिप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जो सिंपल बोर है। सिंपल बोर एक स्ट्रेट बोर होता है, स्ट्रेट बोर है, और उसको आप जब फिट करते हैं तो किसी न किसी एडहेसिव अर्थात किसी न किसी ऐसे मटेरियल की जो जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से आप उसको क्लैम्प कर सकते हैं। दैट मटेरियल इज एक्सटर्नली उस मटेरियल को लगाया जाएगा। जो स्प्लिट है, स्प्लिट जैसे आप देख पा रहे हैं कि दिस लास्ट वन जो ये देख पा रहे हैं ये वाला, गुरशरण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही एक है। मिनट से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। आई एम गोइंग टू रिकनेक्ट। ओके सर, तो द नेक्स्ट वन इज ओके, देन दिस इज द लास्ट वन, स्प्लिट वन। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये स्प्लिट, ये कटिंग की हुई है। जब आप इसको शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं तो ये इजीली लग जाता है, बट इस स्प्लिट को हम यूज़ करते हैं दबाने के लिए। अर्थात इसके ऊपर एक अलग से क्लैंप लगाया जाता है जिसकी वजह से स्लॉट होने की वजह से ये जो बोर है ये अंदर की तरफ दबता है और क्लैंपिंग करता है। इसके कॉर्नर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कीवे भी कटा हुआ है, इससे ग्रिप और मजबूत होती है। तो दिस इज नेक्स्ट वन इज बेवल गियर। बेवल गियर जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, ये एक असेंबली में दिखाया गया कि बेवल गियर किस तरह से आपने यूज़ करना है। दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू गियर्स, और इसको भी पावर को हम जैसे हमने पहले पढ़ा कि 90 डिग्री पे ट्रांसमिट मोस्टली किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू यूज़ इस एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। The next one, backlash. This is one of the very important aspects जब हम गियर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये, इसको सिंपल भाषा में समझे तो ये जो आपके दो गियर्स मैचिंग होने हैं या मेट होने हैं, उनके बीच के जो गैप है, दैट इज क्लियरेंस। उस क्लियरेंस को रखने के लिए जो गैप दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैकलैश। इससे क्या है कि ये आपके गियर के मैश को जब करता है तो उससे जुड़ाव नहीं रखता, बाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर लुब्रिकेशन की जगह बनी रहती है दो टीथ के बीच में, जिससे कि ओवर हीटिंग का बचाव होता है और टूथ आपस में रगड़ खा करके डैमेज नहीं होते। तो दीज आर द फ्यू गियर्स विच वी जनरली यूज़, और किस तरह से उसको असेंबल किया जाता है ये हमने सारा समझा। और अब हम जैसे मेंटेनेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट गियर हमें उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। हम मेंटेनेंस के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि गियर्स के अंदर दिक्कत आती क्या क्या है।
जनरली क्या प्रॉब्लम उसमें आती है, किस तरह की समस्या आती है, और उस समस्या का कारण क्या है, और उसको बचाव कैसे करना है, या उसका उपचार क्या है। तो जो फर्स्ट हम देखें, उसके अंदर हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमने वियर लिखी है, मॉडरेट एंड एक्सेसिव वियर। इसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर जो लेयर है मटेरियल की, वो मटेरियल की लेयर कई बार हम देखते हैं जैसे हल्की हल्की उतरती है या निकलती है या पपड़ी सी बनती है। तो उसका मेन जो रीज़न होता है, वहाँ पर ऑयल की प्रॉपर सप्लाई या लुब्रिकेशन की प्रॉपर सप्लाई का ना होना अधिकतर पाया जाता है। तो इसके लिए, जैसे कि उसके अंदर समस्या ही ऐसी है कि आपको लुब्रिकेशन की दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आपको जो वहाँ पर लुब्रिकेशन की जो फिल्म है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और जो सफिशिएंट ऑयल की सप्लाई वहाँ पर, प्रॉपर जितनी ऑयल की सप्लाई चाहिए उतनी ऑयल की सप्लाई वहाँ पर देनी पड़ेगी, ताकि जो वर्किंग सर्फेसेज ईजिली स्मूथली काम कर पाएँ, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट या वॉर्म या मटेरियल का अलग से होना ना पाया जाए। नेक्स्ट वन इज अब्रेसिव वियर। अब्रेसिव, जिसको हमने, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ग्राइंडिंग का जब चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर अब्रेसिव वर्ड आया था जिसका काम था कि कटिंग करना। तो अब यहाँ पर अब्रेसिव वियर के मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जब हम लेथ मशीन या शेपर मशीन या किन्हीं अन्य मशीनों पे काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो चिप्स होते हैं, वो चिप्स बड़े फाइन या बहुत पतले पतले, हल्के हल्के छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये जो कण है, ये हम देखें तो कई बार ये लुब्रिकेंट्स के साथ मिल जाते हैं। तो लुब्रिकेंट के साथ मिल करके वो जो है अब्रेसिव की तरह, जब वो मटेरियल को बीच में आते हैं, गियर के बीच में, जब आप गियर्स को चला रहे हैं, उनके बीच में जब वो लुब्रिकेंट्स के साथ मिल करके जब वो सरफेस के साथ टच करते हैं, तो उन सरफेस के साथ टच करने के बाद वो आपके अब्रेसिव की तरह ही आपके गियर को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि जो आपका एरिया है जहाँ पर आपका गियर सिस्टम लगा हुआ है, या जहाँ से आप ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं, वो जो एरिया है वो आपका बिल्कुल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अर्थात उसमें किसी प्रकार से कोई चिप्स वगैरह या कोई फाइन पार्टिकल्स ऐड नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए जहाँ तक पॉसिबल हो वो एरिया कवर रखा जाए, या जहाँ तक पॉसिबल हो फिल्टर्स लगा दिए जाएँ, ताकि अगर वहाँ पर कोई मोबिलाइल बार बार सर्कुलेशन या लुब्रिकेशन बार बार सर्कुलेशन होकर जा रहा है, तो वहाँ पर वो फ़िल्टर होकर के वो आपका लुब्रिकेंट वहाँ पर पहुँचे। कोरोसिव वियर। नेक्स्ट वन इज़ कोरोसिव वियर। कोरोसिव वर्ड कोरोजन से बना है, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं। तो उसका हम मुख्य कारण तो ये समझते हैं कि कहीं न कहीं मॉइस्चर है। तो उस मॉइस्चर की वजह से, या कई बार जो ऑयल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका वो कोरोजन क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए, गियर की लाइफ के लिए, गियर को उपयोगी बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पर ऐसे फिल्टर्स प्रयोग करें, या ऐसा लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ करें जो कि थिक हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपका कोरोजन है, कोरोजन को रुकाव किया जा सके। क्रशिंग। नेक्स्ट वन इज क्रशिंग। तो क्रशिंग, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिंग या स्क्वीजिंग, अर्थात किसी कारणवश वो जो गियर है वो दब गया, गियर का टिथ या टुथ दब गया। तो दबने का कारण जो मुख्य रूप से देखा गया है, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे, तो हम पाते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि जो आपकी गियर की सरफेसेस हैं वो रेगुलर नहीं है, अर्थात इर्रेगुलर है, समान नहीं है, जिनकी वजह से वो इर्रेगुलरिटीज़ जो होती हैं, जो इर्रेगुलर जो होती हैं, वो इर्रेगुलर सरफेसेस आपस में प्रेशर, जो उठा हुआ भाग होता है वो प्रेशर खा करके दूसरे गियर को या अपने आप को डैमेज कर लेता है, जिसमें से एक कारण ये है। द नेक्स्ट वन इज मिस अलाइनमेंट ऑफ गियर। कई बार हम देखते हैं कि जो अलाइनमेंट गियर्स में चाहिए, वो अलाइनमेंट ना होने की वजह से भी आपके जो गियर हैं वो क्रश हो जाते हैं, या उनमें स्क्वीजिंग आ जाती है। तो कारण वही है कि या तो वो इर्रेगुलर है, या वो आपका अलाइनमेंट गियर्स की ठीक नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो सरफेसेस हैं
उनको प्रॉपर फिनिश करें, अर्थात रेगुलर होनी चाहिए वो सर्फेसेस, उन पे ज़्यादा उठाव नहीं होना चाहिए, विद इन लिमिट्स होना चाहिए, या उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू दैट उससे कुछ कम प्रेशर डाला जाए, जितना उसका एंड्योरेंस लिमिट है उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए। या जब भी उनकी फिटिंग देखनी है तो सबसे पहले ये चेक कर लिया जाए कि जिन शाफ्ट के ऊपर वो गियर फिट होने हैं उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं। तो अलाइनमेंट में अगर कुछ दिक्कत है तो उस अलाइनमेंट को पहले प्रॉपर कर लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से अलाइनमेंट ठीक करें, या फिर उसकी जो सरफेस की रेगुलर इरेगुलरिटीज़ हैं उनको रेगुलर किया जाए, इन दोनों चीज़ों को चेक किया जाए, और जितना उसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम प्रेशर रख करके, उससे थोड़ा कम लोड रख के काम में लिया जाए। द नेक्स्ट वियर वी जनरली सी इज फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर, जैसा कि हम फ्रैक्चर एक बहुत कॉमन वर्ड है जिससे कि हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं क्रैक आ गया या कहीं ना कहीं टूटन आ रही है। तो उसके अंदर जो मेन रीज़न देखा गया है कि या तो उसके अंदर हम जितनी उस गियर की कैपेसिटी, जितना उस गियर का लोड है उससे हमने अधिक लोड दे दिया, तो या फिर उसके अंदर नोचेस, कई बार नोचेस जिसे हम वी शेप ग्रूव कहते हैं, या कोई थोड़ा बहुत झुका हुआ या दबा हुआ भाग कहते हैं, वो होने से वहाँ से वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि फ्रैक्चर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ पर लोड अधिक हो वहाँ पर उसी के मुताबिक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का प्रयोग करें, जिससे कि वो आपका लोड सहन करने योग्य गियर बन सके और उसी के अनुसार आपका वो गियर वर्किंग कर सके। तो दीज आर द फ्यू वेयर एंड टीयर विच वी सी, जो कि हम जनरली हम देखते हैं। उसके कारण क्या है हमने ये भी देखा, और उसका बचाव या उसका उपचार क्या किया जा सकता है, या भविष्य में दोबारा घटित ना हो तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, हम उसका ये निवारण इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक in the preventive maintenance chapter is clutch. क्लच भी एक, जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके लिए एक मुख्य मैकेनिज्म है जिससे कि पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, और इसमें मोस्टली ये देखा गया है कि आपको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए पावर सोर्स को अधिकतर बिना रोके भी किया जा सकता है। और कई बार ये पावर ट्रांसमिट होती ही तभी है जब आपका ये क्लच काम ही तभी करता है जब वो आपका मशीन मोशन में आती है। अब हम इसे आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर क्या है कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए कई प्रकार के क्लच प्रयोग में लाए जाते हैं। वो क्लच आपके जो जर्नली दिए गए हैं, जिनको हम मोस्टली देखते हैं, दैट इज डॉग क्लच, कोन क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपल डिस्क क्लच, एयर क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ओवरराइडिंग क्लच एंड सिंगल प्लेट क्लच। ये कुछ क्लच हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इनको हम अब एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज द डॉग क्लच। जैसे कि आपको इसको तस्वीर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो पिक दी हुई है, फिगर दी हुई है, उसके अंदर आपका डॉग क्लच डेमो करके दिखा हुआ है। इस क्लच के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर दो शाफ्ट हैं। उन दो शाफ्ट को आपस में इस प्रावधान के द्वारा, एक में मेल एक में फीमेल कटिंग करके आपस में जोड़ा जाता है। तो लेकिन इसको जोड़ने के लिए आपको मशीन को रोक करके स्टेशनरी स्थिति में ही, अर्थात मशीन जब रुकी होगी तभी आप इसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको मेन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आपको पॉजिटिव ड्राइव उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इसका प्रयोग कई बार वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको पॉजिटिव ड्राइव की जरूरत है। द नेक्स्ट वन वी सी इज कोन क्लच। ये कोन क्लच है आपका। इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी आपके शाफ्ट के साथ एक भाग और दूसरी शाफ्ट के साथ दूसरा भाग अटैच किया हुआ। इसके अंदर ये जो कोनिकल पोर्शन है, ये कोनिकल पोर्शन को जब आप मूव करते हैं
तो जब ये वाला पोर्शन लेफ्ट की तरफ जाता है, जैसे मूवमेंट टू एंगेज दिखाया गया है, जैसे आप इसे लेफ्ट की तरह एंगेज करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो इसके साथ लगता है, फ्रिक्शन की मदद से उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप एंगेज करके, कौन क्लच को एंगेज करके आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा अधिक लोड डालेंगे तो इसके स्लिपेज की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जहाँ पर आपने बहुत लो मात्रा में अंदर लो पावर अगर पावर को ट्रांसमिट करना हो, वहाँ पर आप इस तरह के कोन क्लच का प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मल्टी प्लेट क्लच। ये जो है मशीन टूल के अंदर जो आपका ट्रांसमिशन के जो गियर बॉक्स होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ये जो प्रेशर प्लेट है, इस प्रेशर प्लेट की सहायता ली जाती है। इसके अंदर एक ब्रेक सिस्टम भी जो कि फ्रिक्वेंटली इसके अंदर बिल्ट होता है, उसको ट्रांसमिशन करके गियर बॉक्स को आराम से आसानी से स्टैंड स्टिल किया जा सकता है या फिर एंगेज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें, जो पहली स्थिति है और जो दूसरी स्थिति है, ये आपकी जो क्लच प्लेट है, ये जो बीच में इंटरमीडिएट प्लेट ऊपर भी है और नीचे भी है। जब ये प्रेशर प्लेट आपकी आगे जाकर के जो आपकी जो क्लच प्लेटें हैं इनके साथ जाकर जब संपर्क पैदा करती है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है। ये छोटा सा गैप नजर आ रहा है। जब इसको ये प्रेशर प्लेट जाकर के आगे पुश करती है, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर ये जाकर के इसने शाफ्ट के साथ एंगेजमेंट कर दी। तो इस प्रकार से जो ये इंटरमीडिएट प्लेट्स हैं ये आगे की तरफ जाती हैं, जो आपकी प्रेशर प्लेट है उसकी मदद से, जिससे कि ये कॉन्टैक्ट पैदा होता है और पावर आपकी ट्रांसमिट हो जाती है। इसी प्रकार का जो एक अन्य क्लच है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मल्टीपल क्लच कहते हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट प्लेट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम पैदा करके इसको हम मैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा, जैसे हम इसका मैग्नेट कॉइल ऑन करते हैं, मैग्नेट फील्ड चालू करते हैं, तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो मैग्नेटिज्म की मदद से आगे की तरफ बढ़ती हैं, जिससे कि वो आपस में संपर्क पैदा कर देती हैं और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मल्टी डिस्क क्लच है वो वर्क करता है। तो इस प्रकार से आपके ये जो दो क्लच और हो गए। और अब हम नेक्स्ट क्लच की तरफ चलते हैं, दैट इज एन एयर क्लच। एयर क्लच के अंदर अगर आप देखें तो ये इसका सिस्टम है। इसके अंदर यहाँ से एयर का प्रावधान होता है, अर्थात इसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूमेटिक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जिसकी मदद से जब इसके अंदर एयर का प्रेशर दिया जाता है तो एयर का प्रेशर देने से जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपस में संपर्क पैदा होता है और वो आपका जो क्लच है वर्किंग में आता है। लेकिन इसके अंदर जो मेन समझने वाली बात यह है कि जब तक इसके अंदर एयर का प्रेशर रहेगा, जब तक इसके अंदर न्यूमेटिक सिस्टम से एयर जाती रहेगी, तब तक ये एंगेज रहेगा। जैसे ही आप इसको एयर का प्रेशर बंद करेंगे तो आपका ये क्लच वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका एयर क्लच इसीलिए कहा गया क्योंकि ये एयर के सहायता से चलता है। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को, इसको तस्वीर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसकी वर्किंग समझने के लिए हमें पहले इसकी ड्राइंग को समझ लेना चाहिए। इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर एक ये रबिंग सरफेस है, यहाँ पर ये इनर पीसेस है, यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल वेट है और दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल वेट है, और वन इज आउटर पीस। तो ये जो बाहर वाला पीस दिखा रखा है दैट इज आउटर, जिसको क्रॉस सेक्शनिंग की हुई है, दैट इज आउटर पीस। द नेक्स्ट वन इज रबिंग सरफेस, द इंटरनल ऑफ दैट इज सेंट्रीफ्यूगल वेट जो कि दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसके बाद है ये आपका इनर पीस, दिस वन। तो इसको समझने के लिए अगर हम इसको पहले सेंट्रीफ्यूगल वेट को समझें, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट, ये जो आपका पूरा पोर्शन है सेंट्रीफ्यूगल वेट है, यहाँ पर ये इसका पिवट है। अर्थात अगर हम इस पिवट से देखें तो ये जो वेट है ये आगे पीछे यहाँ से मूव हो सकता है।
उसी प्रकार से इस वेट को देखें तो ये वाला वेट भी आगे पीछे मूव होगा, जैसे इसकी डायरेक्शन भी बता रही है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, आपने इस मोटर को ऑन किया जहाँ ये लगा हुआ है, तो ये जब ये घूमता है तो घूमते 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 जब ये अपने मोशन में आता है तो हम क्या देखते हैं, ये जो वेट है ये बाहर की तरफ भागते हैं, ये जो वेट है ये बाहर की तरफ भागते हैं। अब जब ये वेट बाहर की तरफ भागेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन्होंने जो ये वाला पोर्शन है, इस वेट का ये वाला पोर्शन है, इसने इसको प्रेस किया और ये वाले पोर्शन ने इसको प्रेस किया। अब जो इनर पीस लगे हुए हैं, ये जो आपके ये रबिंग सरफेसेस लगी हुई हैं, रबिंग सरफेस भी यहाँ पर पिवटेड है, ये यहाँ पिवटेड है, ये यहाँ पिवटेड है। तो जैसे ही आपने ये सेंट्रीफ्यूगल वेट के इसको चलाने के बाद, सेंट्रीफ्यूगल वेट ने जब अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब अपनी डायरेक्शन लोकेशन चेंज की तो ये बाहर की तरफ भागा और ये वाला भी बाहर की तरफ भागा। उससे आपका क्या हुआ कि जो ये वाली जो सरफेस है जो वेट की, ये इससे टकराई, चूंकि ये भी पिवटेड है यहाँ पर, तो ये वाली जो आपकी जो रबिंग सरफेस है ये भी आपकी बाहर की तरफ गई, जिससे कि वो आपकी आउटर पीस के साथ जाकर के कनेक्ट हो गई, जिससे कि आपकी पावर ट्रांसमिट हो गई। अर्थात ये जो सारा काम हुआ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। मोस्टली अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स कई पुराने टाइप की जो हमने देखी तो उनमें पाया जाता है कि इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विचेस उसके अंदर पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओवर राइडिंग क्लच। इसके अंदर वो कहते थे when the inner piece has to be faster, the overriding clutch transfers the turning moment by the climbing of balls to the cylindrical roller। अब जो ये वाला जो पोर्शन है, जब इसको पावर ट्रांसमिट करनी है तो इस वाले जब ये मोशन जाकर के यहाँ से टकराएगा तो यहाँ पर ये पावर को ट्रांसमिट करेगा, जिससे कि जो आपकी आउटर पीस और इनर पीस के बीच में संपर्क पैदा होगा। तो इस प्रकार का जो आपका क्लच है दैट इज कॉल्ड overriding clutch। Next one is single plate clutch। single 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 plate clutch। इस क्लच का प्रयोग जो आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, देखिए जैसे इसका आप लीवर वगैरह देखेंगे यहाँ से भी आपको समझ आएगा, जो इसका पेडल है, इसका पेडल जो दिख रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसको ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है उसके अंदर इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अधिकतर अगर हम देखें तो वहाँ पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो ये सिस्टम है, जब हम इसको पेडल है, इस पेडल को जब हम दबाते हैं तो इसके अंदर जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग फंक्शन करता है। स्प्रिंग स्प्रिंग आपका जो है फंक्शन करता है, जिसकी मदद से आपका ये पूरा मूवमेंट चेंज होता है। तो ये जो रबिंग सरफेस है, ये रबिंग सरफेस जैसे ही दबाव पड़ता है तो ये पिवेट यहाँ पर होने की वजह से जैसे ही दबाव पड़ता है तो ये इसको खिंचाव पैदा करता है, जिसकी वजह से ये जो संपर्क है ये आपका संपर्क स्थापित हो जाता है। और जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग इसको फिर दोबारा पुश करके इसको वापस अपनी पुरानी लोकेशन में ले आता है। तो इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में ज़्यादा होता है। और अगर हमने चूँकि ऑटोमोबाइल से अधिकतर लोगों का संपर्क रहता है तो उसके अंदर हम देखेंगे तो जो इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, जो सरफेसेस होती हैं, जो सरफेसेस जाकर आगे जाकर के मैच होती हैं, वो लाइनिंग एस्बेस्टस की या प्लास्टिक या कॉटन मोस्टली पाई जाती हैं। कई बार उनको स्टील वायर का भी बनाया जाता है, जिसकी मदद से वो जाके संपर्क पैदा करके वहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करने में सहायक होती है। तो these are the two topics we have already covered. One is regarding wear of gear. The next one was types of clutch। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज यूज ऑफ ड्राइव प्लेट, रोप ड्राइव। यूज ऑफ रोप ड्राइव। रोप ड्राइव जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम ड्राइव करते हैं तो उसमें एक ड्राइवर है, एक ड्रिवन है। और इस पिक से देखिए अगर आप, ये आपका ड्राइविंग पुली है, दिस वन इज ड्रिवन, और इसके बीच में जो ये आपका रोप का प्रावधान दिया गया है। और ये रोप का प्रावधान अगर आप देखें तो किस तरह से ये पूरी रोप घूम करके जहाँ जहाँ पावर को ट्रांसमिट करना है वहाँ वहाँ ये पावर को ट्रांसमिट कर रही है।
अब चूंकि दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ रोप, और रोप जो है रोप कई मटेरियल की हो सकती है, जैसे कि अगर आप देखें तो मोस्टली ये सिंथेटिक जूट भी होती है, कॉटन, या अगर जहाँ पर आपको हाई वेट या हाई पावर की जरूरत है वहाँ पर ये स्टील वायर की भी आपको मिलेगी। तो मोस्टली इनका जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो पावर ट्रांसमिट होती है वहाँ पर आपको इसका प्रयोग देखने में मिलता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, और वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक जो ध्यान से देखें हम तो हमें ये भी एक बेनिफिट मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से। हमें अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत पुलिस के अंदर मिस अलाइनमेंट भी है तो वो मिस अलाइनमेंट के ऊपर भी ये आपका काम कर सकता है। और अलग अलग कंडीशन पे इसको प्रयोग किया जाता है, और एज पर कंडीशन, एज पर यूज़, एज पर लोड इसके मटेरियल का चुनाव किया जाता है कि आपने कहाँ पर कौन सी रोप का प्रयोग करना है, उसके कौन से मटेरियल का प्रयोग लाया जाना है। इसके अंदर ढीलापन ना है तो इसकी स्लैकनेस को ख़त्म करने के लिए आप देखेंगे कि जो जो इसके लिए प्रावधान दिया जाता है वहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर, ये देखिए यहाँ एक टेंशन वेट दिया हुआ है ताकि इसकी टेंशन बनी रहे, इसके अंदर खिंचाव बना रहे। वहाँ पर ये टेंशन वेट दे करके इसमें खिंचाव बाकायदा प्रॉपर रखा जाता है। अब चूंकि हमें पुलिस के ऊपर काम करना है, पुलिस के ऊपर बेल्ट चलानी है या पुली के ऊपर रोप चलानी है, तो वो पुली के ऊपर बेल्ट तभी तक अच्छे ढंग से काम करेगी, तभी तक वो पूरा अपना लोड लेगी, तभी तक वो पूरी अपनी टॉर्क देगी जब तक उसकी पकड़ अच्छी है। तो इसको हमने सिंपल भाषा में बोला कि जब तक उसकी पकड़ अच्छी है। तो उस पकड़ अच्छी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए इसका रैपिंग एंगल के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इस फिगर में देखें, ये फिगर के अंदर आपको ये पुली दी हुई है, इस पुली के ऊपर ये बेल्ट आपकी चली हुई चढ़ा रखी है उन्होंने। जिस पोर्शन पे ये बेल्ट आपकी कांटेक्ट कर रही है, लास्ट एंड फर्स्ट लोकेशन ऑफ द बेल्ट जहाँ पर वो पुली से मिल रही है, उन पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिला दें तो जो एंगल मिलेगा दैट इज कॉल्ड रैपिंग एंगल ऑफ पुली। तो ये जो रैपिंग एंगल ऑफ पुली होगा, जो ये हमने यहाँ पर देखा इस ड्राइंग के अंदर ये दे रखा है। अब अगर हमें इसकी गुणवत्ता को बनाना है, अर्थात हमें अधिक टॉर्क के साथ काम लेना है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम इस एंगल को बढ़ाएं। इस स्थिति में देखें, इस स्थिति में जो एंगल है वहाँ पर आपका पुली के ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम इस स्थिति को यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दें तो आपका जो एंगल है वो बढ़ जाएगा, और आपकी जो बेल्ट की पकड़ है पुली के साथ वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी टार्क ज़्यादा बनेगी क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया आपका ज़्यादा हो गया। तो इससे हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि अगर रैपिंग एंगल कम है तो टॉर्क कम रहेगी, अगर रैपिंग एंगल अधिक है तो हम ज़्यादा टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम इसको जितना बढ़ा सकते थे बढ़ा दिया हमने। उसके बाद हमारे साथ एक एक प्रोविज़न और भी है कि हमें इस कॉन्टैक्ट एरिया को और बढ़ा पाएँ, उसके लिए जो हम प्रावधान करते हैं वो होता है जॉकी पुली। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक ड्रिवन है, एक ड्राइवर है। इन दोनों में जो बेल्ट लगाई गई है, उस बेल्ट के अंदर आपको अगर टॉर्क को बढ़ाना है, कनेक्ट एरिया को बढ़ाना है, कॉन्टैक्ट एरिया को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें एक ये जॉकी पुली अलग से लगाएं, जो कि फ्रीली अलग से किसी बॉडी के साथ अटैच करके लगाई जाती है। और जब आप इस पुली को द्वारा इस बेल्ट को ड्राइव देते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारी पावर ट्रांसमिट हुई, जैसे ही हमने इस पुली से यहाँ दबाव पुली से जॉकी पुली से दबाव दिया, इससे हमारी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ गया, जिससे कि हमारी टॉर्क बढ़ गई। अर्थात जब ये चलेगी तो जैसे ये मूव करेगी तो यहाँ से जब निकलेगी तो आपको इसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा हुआ मिलेगा, जिससे कि आपकी टॉर्क अधिक होगी, जिससे आपका जो फंक्शन है उस
सिस्टम का, उस ड्राइवर से ड्रिवन का, वो बेटर होगा। चेन एंड स्प्रॉकेट, चेन्स एंड स्प्रॉकेट, इससे भी हम पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम गियर्स यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वैसे ही हम स्प्रॉकेट्स का प्रयोग करते हैं जिससे कि पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन उस स्प्रॉकेट के जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं चेन। इसको हमने मोस्टली सबने देखा हुआ है। अगर हम साइकिल का एग्जांपल लें तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि साइकिल में यही होता है, जिसमें कि हम पैडल मारते हैं और आपका पहिया घूमता है तो पावर ट्रांसमिट हो रही है। पावर ट्रांसमिट हो रही है, जिसको हम पैडल मार रहे हैं वहाँ पर भी एक स्प्रॉकेट लगा हुआ है, और जहाँ आपका पीछे पहिया है जहाँ पर वो पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है वहाँ पर भी एक स्प्रॉकेट लगा हुआ है। तो स्प्रॉकेट टू स्प्रॉकेट आपकी जो भी आपकी लेंथ है, वो अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ आप उसके अंदर चेन का प्रावधान करते हैं और चेन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त किया जाता है दैट इज कॉल्ड चेन ड्राइव। इस प्रकार से जो हमें पावर को ट्रांसमिट किया दैट इज कॉल्ड चेन ड्राइव। तो चेन ड्राइव से हम पावर को इस प्रकार से ट्रांसमिट करते हैं। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि आप की कनेक्टिविटी दोनों सॉकेट्स के बीच में अच्छी बनी रहे, आपका जो वर्किंग है अच्छी रहे, तो उसके लिए जिस प्रकार से हमने जॉकी पुली यूज़ की थी, यहाँ पर हम जॉकी स्प्रॉकेट का प्रयोग करते हैं, जो कि फिर उसी प्रकार से ये एक अलग यूनिट है। ये कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं लगा होगा, जहाँ पर इसको लगाया जा सकेगा जिस भी मशीन में इसका प्रयोग करना है। और उस प्रकार से आप आगे जो स्प्रॉकेट है वो जॉकी स्प्रॉकेट आप लगा करके उसमें एक अच्छी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम थोड़ा जाएं, जो इसमें तस्वीर में नहीं दिख रहा, ये भी एक इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड होता है ये, अर्थात ये इसको यहाँ से दबाव डाल के रखता है। स्प्रिंग की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन में पीछे स्प्रिंग लगा रहा होता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से दबाव डाल के रखता है, जो कि ड्राइव को, पावर की ट्रांसमिट की ड्राइव को प्रॉपर रखता है। अब अगर हम देखें तो आपको ये चेन ड्राइव के, जैसे हमने बात की चेन ड्राइव के एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि उसके अंदर जो आपकी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट बिटवीन द चेन एंड ड्राइव, पॉजिटिव आपकी ड्राइव पैदा होती है। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ ड्राइविंग पावर है, कैन बी यूज देयर इज ए लार्ज डिस्टेंस। अगर मान लीजिए किसी, जैसे आपको साइकिल का देखें तो साइकिल के ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंसेस होते हैं, वहाँ पर भी हम उनका प्रयोग ईजिली कर सकते हैं। जो शॉक वगैरह है ये ईजिली अब्जॉर्ब कर सकता है, और चूँकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ड्राइवर ड्रिवन तो है ही है, इसके साथ साथ कई बार हम ये देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कि चेन तो एक ही चल रही है, ड्राइवर एक ही चल रहा है, लेकिन ड्रिवन उसके कई हैं, उसके बीच में कई, जैसे एक ट्री होता है उसकी कई ब्रांचेस बनी होती हैं, उसी प्रकार से ड्राइवर वही रहता है लेकिन ड्रिवन कई हो सकते हैं, अर्थात बीच में चेन का प्रयोग करके कहीं कहीं से आप उसकी ड्राइव प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसकी मदद से हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज टाइप्स ऑफ चेन्स। अब इनको चलाने के लिए, स्प्रॉकेट को चलाने के लिए हम चेन्स का प्रयोग करते हैं। चेन्स के माध्यम से ही, जैसे कि हम पुलिस को बेल्ट या रोप की मदद से चलाते हैं, तो स्प्रॉकेट को चलाने के लिए आपको चेन्स की ज़रूरत है। तो इस चेन को हम देखें तो चेन दो प्रकार की होती है, रोलर चेन और टूथ चेन। रोलर चेन और टूथ चेन होती हैं, जो कि आपको मोस्टली जो दिखेगी रोलर चेन दिखेगी, टूथ चेन भी प्रयोग में लाई जाती है, कई बार हम देखेंगे, उसका भी आगे जिक्र करेंगे। तो अगर हम रोलर चेन के देखें तो आपको ये पूरे उसके अंदर ये एक आउटर प्लेट होती है, उसके अंदर बियरिंग पिन्स होती हैं, और ये बुशेस रहते हैं, बुशेस के अंदर आपके जो ये रोलर हैं, रोलर का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद ये इनर प्लेट है, देन इसकी आउटर प्लेट है।
इस प्रकार से इस पूरी असेंबली को प्रयोग करके आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अंदर देखें रोलर सिस्टम वगैरह लगे होने की वजह से इसकी जो पिंस हैं उन पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, और इनमें अगर हम लुब्रिकेशन दे दें तो वो फ्रीली चलती रहती हैं, जिससे कि आपकी पावर को और भी कम लोड के साथ ट्रांसमिट किया जा बिना किसी अतिरिक्त बोझ डाले इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर हम सिंगल रोलर, डबल रोलर और ट्रिपल रोलर टाइप, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। सिंगल रोलर, इसके अंदर डबल रोलर है, और इसके अंदर ये ट्रिपल रोलर। तो ये डिपेंड करता है, जैसे अगर हम साइकिल की बात करें तो ये सिंपल, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, ये इसके अंदर सिंपल सिंगल जिसमें लेन होगी दैट इज कॉल्ड सिंपल, जिसमें 2 होंगी दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स, और जिसमें 3 रो होंगी दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लेक्स। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के लोड पे काम करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट लोड आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको अंदाज ही लगा सकते हैं, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है कि हम ट्रिपल रोलर का प्रयोग कहाँ करेंगे और सिंगल रोलर का प्रयोग, सिंपल वाली का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जहाँ पर सिंगल रोलर है दैट इज कॉल्ड सिंपल, जहाँ पर डबल रोलर है दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स, और जहाँ ट्रिपल रोलर है दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लेक्स। तो इस प्रकार से ये आपकी जो रोलर चेन है ये उसके प्रकार हैं। एंड इसके अतिरिक्त अगर हम देखें जो हमारी टूथड चेन भी पाई जाती है, इसके अंदर अगर हम देखें कि इसके जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी शांत, आराम से होती है, अर्थात नॉइज़लेस होती है, उसमें किसी प्रकार का शोर नहीं होता। इस प्रकार से जैसे आपके गियर के टूथ बने होते हैं, गियर के टूथ होते हैं, इसमें उसी शेप के आपके ये लिंक जो हैं उसके कनेक्ट किए होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये आपका चेन्स है जो कि आप इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली प्रयोग में लाते हैं। तो 2 प्रकार की चेन हुई, रोलर चेन और टूथ चेन। तो इसके साथ ही जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आपको रिवीजन के टाइम में जो हमने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो कवर करना था वो हमने कर लिया, और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो उसका बैलेंस जो पोर्शन रह गया है प्रिवेंटिव, तो हम उसके जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको इसके टॉपिक का जो नेक्स्ट भाग है वो हम पार्ट 2 में देंगे, जिसमें भी कि आपके लुब्रिकेशन, कूलेंट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमें लेक्चर देने के लिए। एंड लुकिंग फॉरवर्ड सर आगे आने वाले टाइम में भी आप इसी प्रकार से हमें अच्छे ज्ञान मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स देंगे। थैंक यू सो मच निमी की तरफ से। इट्स माय प्लेजर सर।